चंद रोज पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक चुटकुला पढ़ा। चुटकुले में कुछ यूँ लिखा था कि जिस दिन राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा की तरफ से रामनाथ कोविंद के नाम को आगे किया गया, उस दिन यमराज लाल कृष्ण आडवाणी के सपने में आते हैं और पूछते हैं कि अब चलने की तैयारी की जाए कि और कोई हसरत बाकी है। क्या थी आडवाणी की हसरत? हसरत थी भारत के सियासत के सबसे रसूखदार कुर्सी पर विराजमान होने की। हसरत थी प्रधानमंत्री बनने की। राजनीति की दुनिया ही कुछ ऐसी है, कदम रखते ही आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं। कोई अपनी उस इच्छा को छिपा कर रखता है, कोई खुलेआम प्रदर्शित करता है। आडवाणी को हम पहले श्रेणी में रखेंगे। आज आडवाणी पर बात हो रही है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी में आज जो भी नेता हैं उसमें से 80% नेताओं के लिए ज़मीन आडवाणी ने ही तैयार की थी और उनको नेतृत्व का उन्होंने मौका दिया। लेकिन आडवाणी की जो स्थिति आज पार्टी में है उसको डिजर्व तो वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान के लिए जिस मार्गदर्शक मंडल का गठन किया है, जिसमें वे शामिल हैं, वो मार्गदर्शक मंडल आज मजाक का पात्र बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक रूप से मूर्छित थी तो उस पार्टी को मूर्छा से निकालने के लिए आडवाणी ने एक संजीवनी बूटी दी। राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, इस मुद्दे के बदौलत ही पार्टी उस दौर में भी जीवंत हुई और आज भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही जीवंत है। लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। एक ने उन्हें इज्जत दिलाई और शोहरत दिलाई और दूसरे ने सब कुछ छीन लिया। एक ने हिंदू हृदय सम्राट की पदवी दिलाई तो दूसरे ने वह पदवी उनसे छीन ली। ये दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पहला तो है राम मंदिर के लिए रथ यात्रा और दूसरा है पाकिस्तान की उनकी 2005 में की गई यात्रा। आज हम दूसरे पड़ाव की बात करते हैं। पाकिस्तान की उनकी यात्रा का सबसे अहम दिन था 4 जून को, जिस दिन वह मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गए थे। सबसे पहले आडवाणी कराची स्थित अपने घर गए। ज्ञात हो कि आडवाणी का जन्म यही हुआ था और 1947 में उन्होंने यह शहर छोड़ दिया था। अपने पुराने घर पर वह दूसरी बार जा रहे थे। पहली बार वह तब गए थे जब 1978 में मुरारजी के सरकार में वह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। अपने पुराने घर से होने के बाद आडवाणी सीधे पहुँचे मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर। उन्हें पाकिस्तान का कायदे आजम कहा जाता है। जिन्ना की मज़ार सफ़ेद संगमरमर से बनी वह खूबसूरत इमारत भारत के लिए जैसे राजघाट है वैसे पाकिस्तान के लिए जिन्ना का मज़ार है। मज़ार पर घूमने फिरने के बाद वहाँ से निकलते समय विजिटर्स बुक पर दस्तखत करने के वक़्त आडवाणी ने जिन्ना के 11 अगस्त 1947 के पाकिस्तान के संविधान सभा में दिए गए भाषण का जिक्र किया। जिन्ना के पाकिस्तान देश के सेकुलर देश होने के सपने की बात को भी उन्होंने लिखी और यह भी लिखा कि सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। इतनी बातें आडवाणी ने वहाँ लिखी। विजय द्विवेदी नामक एक पत्रकार जो कि आडवाणी के साथ उस दौरे में गए थे, उन्होंने यह पूरी बात अपने चैनल को NDTV को लिख भेजी। लेकिन जब खबर बनी और हेडलाइंस छपे तो खबर बनी कि आडवाणी ने जिन्ना को सेकुलर कहा। फिर क्या था? मच गया बवाल। हिंदुस्तान में बवाल मच गया था। हर कोई तीखी प्रतिक्रिया दे रहा था। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता जो है कड़ी आलोचना कर रहे थे। सबसे मज़ेदार बात कि दोपहर तक आडवाणी और उनके साथ गए लोगों को यह पता भी नहीं था कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ माहौल गर्म था। एक ही दिन में हिंदुओं का सर्वमान्य नेता, भाजपा का सबसे प्रतिष्ठित नेता आज मानो अछूत हो गया। कोई उसके पक्ष में बोलने के लिए तैयार भी नहीं था। संघ के आंखों का तारा आज संघ के आंखों की किरकिरी बन गया था और यह बवाल 2-3 महीने तक चला और आखिरकार आडवाणी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से सितंबर में 18-19 सितंबर को इस्तीफा देना ही पड़ा।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए बात हसरतों से शुरू हुई थी और अभी भी हसरतों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि आखिरकार हिंदू हृदय सम्राट को पाकिस्तान में जिन्ना के मज़ार पर जाने की क्या ज़रूरत थी। राजनीति है, सब कुछ करवाती है। आडवाणी के जीवन से जुड़े विवादित प्रसंगों में से एक और प्रसंग भी है कि जब मुशर्रफ आए थे आगरा सम्मेलन के लिए भारत में, तो उसके पहले वे दिल्ली में भी थे और राष्ट्रपति भवन में एक डिनर का आयोजन किया गया था उनके सम्मान में। तो उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री थे। डिनर पर उन्होंने बात किया मुशर्रफ से, दोनों देश के बीच के जो मुद्दे थे उसको सुलझाने की भी बात हुई। तो आडवाणी ने बातों बातों में कह दिया कि अगर आप 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दें तो शायद इस मसले का हल हो जाए। यह सुनते ही मुशर्रफ का चेहरा पीला पड़ गया, एकदम से वे तल्ख हो उठे और झल्लाहट भरी आवाज़ में उन्होंने आडवाणी से कहा कि आपको पता है, आपको मैं साफ साफ बता देता हूं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। और यह बात झूठ भी थी और बाद में आडवाणी को मुशर्रफ के साथ ही आए एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि मुशर्रफ उस वक्त सफ़ेद झूठ बोल रहे थे। आगरा समिट फेल हुई, सबको पता है। और मुशर्रफ ने आडवाणी पर इसका इल्ज़ाम लगाया कि यह आडवाणी के वजह से ही यह वार्ता फेल हो गई। जब वाजपेयी से उसकी बातचीत हुई तो उसने कहा कि किसी के वजह से यह वार्ता फेल हो गई है। विजय द्विवेदी नामक पत्रकार अपनी किताब हार नहीं मानूंगा में इन घटनाओं का उल्लेख वे करते हैं और इसी किताब के बहाने उन्होंने सवाल किया है कि जब मुशर्रफ की भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से आगरा में बातचीत होनी तय थी तो आडवाणी को पहले ही दिन सीधे लहजे में इस तरह का सवाल करने की क्या ज़रूरत थी, जिससे मुशर्रफ तल्ख हो गए थे और जो भी शांति और समझौते की गुंजाइश बची थी लगभग वहीं ख़त्म हो गई थी। तो यह भी सवाल है कि आखिर आडवाणी ने यह सब क्यों किया। तो ये कुछ विवादित प्रसंग हैं आडवाणी के जीवन में। और लाल कृष्ण आडवाणी आज अपने राजनीतिक एकांतवास में हैं। लोकमान्य खबर की टीम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती है और उन्हें जन्मदिन के लिए बधाई प्रेषित करती है।